हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। और नीति आयोग की एनुअल रिपोर्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2020-21 की, और इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया था। ठीक है, तो उस पार्ट को ज़रूर से देख लेना। और यहाँ पर ये पार्ट 2 में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ है, ओरिजिनल पीडीएफ ये एनुअल रिपोर्ट, ये तो आपको नीति आयोग की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। पीपीटी फॉर्म को मैं अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा आपका टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ओके, तो लिमिटेड पॉइंट्स ही हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि एग्जाम्स के लिए काम के हैं। बाकी बहुत सारे सबमिट प्रेजेंटेशन वगैरह पेश कर दी जाती हैं, वो सब हमारे काम की नहीं होती हैं। ऑलराइट, तो लिमिटेड पॉइंट को देखते हुए पार्ट 2 है ये वीडियो का, और शुरू करते हैं। ओके, इतना कंटेंट हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, लगभग 55 पेज कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ तक का एरिया। ओके, तो ये सब एरिया आज हम कवर करना शुरू करते हैं। उसके बाद पार्ट 1 को ज़रूर से देखिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 2 को मत देखिए। ठीक है, आप पार्ट 1 को थोड़ा सा देख करके आइए, उससे थोड़ा आपको अनुमान लगेगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो पार्ट 1 ज़रूर से देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मदद करेंगी आगे सोचने के लिए। उसके बाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। ठीक है, बिल्कुल ज़रूर से करना, ये मस्ट होता है। ओके, तो आ जाते हैं आगे आगे चलते हैं। ये हमारा आ जाता है अगला आर्टिकल, और अगले आर्टिकल में बताया गया था कि थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग क्या क्या काम करता है। नीति आयोग आपको पता हो तो थिंक टैंक के रूप में क्या क्या वर्क करता है। इनका जो मेजर फोकस था वो इस समय टेक्नोलॉजी के ऊपर था, और अगले अगले जो यहाँ पर आपका चैप्टर्स आते रहेंगे उनमें और चीज़ों पर भी डिस्कस किया जाएगा। तो थिंक टैंक के अंदर एक टर्म दी गई थी डिजिटल कॉमन्स या टेक्नोलॉजिकल कॉमन्स। तो इस टर्म के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टेक्नोलॉजिकल कॉमन्स कौन होते हैं? आर अ फॉर्म ऑफ कॉमन्स इन्वॉल्विंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनल ओनरशिप ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, कम्युनिटी ओनरशिप होनी चाहिए। कम्युनिटी ओनरशिप होती है तो उसको टेक्नोलॉजी कॉमन्स कहा जाता है। ये कम्युनिटी जो आपकी कम्युनल ओनरशिप है, ये किसी भी रूप में हो सकती है। अगर वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है तो आप उसको कहेंगे टेक्नोलॉजिकल कॉमन्स, किसी और फील्ड में है तो आप उसको उसी चीज़ का कॉमन्स यहाँ पर कह दिया जाएगा। ओके, रिसोर्सेज आर टिपिकली डिज़ाइन टू बी यूज्ड बाय द कम्युनिटी। तो रिसोर्सेज इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो कम्युनिटी के द्वारा यूज़ किए जाएँ। बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ द डिजिटल कॉमन्स इंक्लूड हैं जैसे विकी। ठीक है, तो पूरी दुनिया इसको यूज़ करती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स लाइसेंसिंग है। तो इस पॉइंट को याद रखना, ये दिया हुआ था। धीरे धीरे नीति आयोग के जब हम थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कार्य किया नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। थोड़ा सा वर्क दिया गया था, उसको यहाँ पर देखते हैं कि क्या काम था। ऑनरेबल जो आपके प्राइम मिनिस्टर जी हैं एंटस्टेड नीति आयोग विद द टास्क ऑफ वर्किंग विद द प्राइवेट सेक्टर, कि नीति आयोग को टास्क दिया गया है कि जाइए प्राइवेट सेक्टर के साथ वर्क कीजिए टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन वेरियस एरियाज़, की किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है वेरियस एरियाज़ में। तो ये जो आइडिया है वाज आइडेंटिफाइड एंड डेवलप टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन दैट वुड अनेबल द कंट्री जो है पोस्ट कोविड एरा। आपको पता होगा कि कोविड-19 और उसके बाद हम ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ज़्यादा चले गए हैं, तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह और टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनमें सब में हमारी मदद करने वाला है। इसके ऊपर नीति आयोग को कार्य सौंपा गया था कि चाहिए अब लोगों के साथ डिस्कस कीजिए, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस कीजिए। इन्होंने यहाँ पर किया एडोप्शन ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की बात की। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती हैं जो कि जिनके बिना आज की दुनिया सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, जिनके बिना आज की दुनिया सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं। जैसे इंटरनेट के बिना आज का ज़माना नहीं चल सकता, लेकिन वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ के रूप में जाना जाता है। एक दिन वही दुनिया को बर्बाद करके छोड़ेगा। द नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर तैयार की, और उसको हाईलाइट किया गया द इकोनॉमिक एंड सोशल पोटेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना निकलेगा। विद एन एक्सपेक्टेड बूस्ट इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट 1.3% तक बढ़ेगी एनुअल रेट से 2035 तक, अगर हमने इस पर ध्यान दिया तो। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द लार्ज स्केल एडोप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ए नंबर ऑफ सोशल सेक्टर, और सोशल सेक्टर्स में भी मदद मिलेगी लाइक द हेल्थ। ओके, तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि एडोप्शन ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए नीति आयोग ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया को बढ़ावा देने का काम है। ओके, तो क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उन सबको सॉर्ट आउट करना है। जैसे एग्जांपल ऑफ बायस, लैक ऑफ क्लैरिटी, कि आप डाटा का मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। प्राइवेसी का इशू, ठीक है, तो लोगों की प्राइवेसी हर्ट हो जाती है। आधार कार्ड के इशू में ही हर्ट हो गई, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो। तो ये सब कंसर्न्स हैं, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए नीति आयोग अलग अलग प्राइवेट सेक्टर्स के साथ और जो इंस्टीट्यूशंस हैं ग्लोबल लेवल पर भी वर्क कर रहा है।
दूसरा देखें तो एक और प्लेटफॉर्म यहाँ पर है जिसका नाम है रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो सोशल एम्पावरमेंट के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से यूज़ किया जाए, उसके ऊपर यहाँ पर एक ग्लोबल समिट होती है। याद रखना ग्लोबल समिट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट रेज RAISE 2020 नीति आयोग और मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको साथ मिलकर के लॉन्च किया है, याद रखना। ओके, इट फोकस्ड ऑन 5 डिस्टिंक्ट थीम, 5 थीम्स के ऊपर इस समिट के अंदर फोकस किया गया। पहला रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा डाटा कोलेबोरेशन, इकोसिस्टम डेवलपमेंट एंड एम्पावरिंग अ बिलियन प्लस। ठीक है, तो ये 5 हो गए आपके रेस्पॉन्सिबल एआई, डाटा कोलेबोरेशन, इकोसिस्टम डेवलपमेंट एंड एम्पावरिंग ए बिलियन प्लस। ओके, तो ये 5 भी शायद पूछ लिए जाएं, बट उम्मीद नहीं है कि पूछे जाएंगे, ये याद रखना आप। उसके बाद यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्थ सेक्टर में, मैंने बताया ना कि आपका जो सोशल एम्पावरमेंट में बेसिकली आपका हेल्थ सेक्टर आ जाता है। तो हेल्थ सेक्टर के अंदर देखें तो NSAI हैज़ आइडेंटिफाई 5 की सेक्टर्स डेट विल बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम ऑल। कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे 5 सेक्टर्स को चूज़ किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। ओके, जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया हेल्थ, दूसरा आपको देखने के मिलेगा एजुकेशन, तीसरा मिलेगा एग्रीकल्चर। तो इस तरीके के 5 सेक्टर यहाँ पर देखे गए कि उसमें आपकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो हेल्थ सेक्टर में बूस्ट करने के लिए हम अलग अलग जो पार्टनरशिप कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि हेल्थ केयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटलिस्ट प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, द हेल्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटलिस्ट प्रोग्राम जो है यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप का हिस्सा है, जो कि नीति आयोग के द्वारा एंकर्ड है। याद रखिएगा, यूके के साथ हमारा ये पार्टनरशिप यहाँ पर है। दूसरा, इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, कैंसर बायो बैंक है, ये सब नीति आयोग किसी न किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना। ओके, उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे ही ब्लॉकचेन के ऊपर बात हुई। तो ब्लॉकचेन के ऊपर आपका नीति आयोग ने यहाँ पर रिलीज़ की ब्लॉकचेन इंडिया स्ट्रेटजी नामक बुकलेट जनवरी 2020 के अंदर। याद रखना, ब्लॉकचेन सिर्फ आपकी एक टेक्नोलॉजी है जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में यूज़ होती है, नहीं, क्रिप्टो करेंसी में तो यूज़ होती है। ब्लॉकचेन के बहुत ही ज़्यादा अच्छे इम्प्लीकेशंस हैं। द ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे कि मैं भी बताऊंगा, शायद स्लाइड में आएगा कि किस किस तरीके की चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये यहाँ पर यूज़ की गई। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रमोट टेक्नोलॉजी यूजेस टू इंप्रूव ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, या ये रहा, देखिए, बिजनेस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने में हो सकता है, ईज़ ऑफ गवर्नेंस को इंप्रूव करने में, एंड ईज़ ऑफ लिविंग को भी इंप्रूव करने में यूज़ हो सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी यूज़ करेंगे, बैन आप क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दीजिए, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को तो आपको इनेबल करना ही पड़ेगा, और इसके लिए नीति आयोग वर्क कर रहा है। फॉलोइंग पायलट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इंप्लीमेंट भी किए गए, जैसे सप्लाई चेन को इनिशिएट करना शुरू किया, यूजेज ऑफ ब्लॉकचेन फॉर द ट्रैक एंड ट्रेस ऑफ ड्रग्स। तो ये पॉजिटिव चीज़ में यूज़ करोगे तो फायदेमंद रहेगा। हमने ड्रग की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए कि फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में फेक ड्रग्स तो नहीं जा रही हैं, उसमें यूज़ करना शुरू किया। तो ये सब पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, याद रखिएगा। फाइनेंशियल रिकॉन्सिलिएशन, ओके, कि जो आपकी फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो किसी मतलब बेनिफिशियरी के खाते में पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, उसमें हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यूज़ कर रहे हैं, लैंड ट्रांसफर में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्फीयर में यूज़ करोगे तो फ़ायदा ही होगा, और निगेटिव स्फीयर में यूज़ करोगे तो आपको घाटा ही मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि तीसरी चीज़ यहाँ पर आपकी आ जाती है मेथनॉल इकोनॉमी को बूस्ट करना। ओके, तो मेथनॉल इकोनॉमी का मतलब ये हो गया आपका कि मेथनॉल एंड डाई मेथाइल ईथर, ये दोनों हैव इमर्ज इन सब्सटीट्यूट फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस से छुटकारा पाना है तो मेथनॉल इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा। द मेथनॉल इकोनॉमी विल बी अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ऑफ क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट भी यहाँ पर कम हो जाएगा फॉर इंडिया, एंड और साथ ही आपका कार्बन फुटप्रिंट भी यहाँ पर कम हो जाएगा, इमिशन भी कम होंगे। ओके, तो हमें ऑयल एंड नेचुरल गैस से मेथनॉल इकोनॉमी की तरफ जाना है। याद रखिए, मीथेन नहीं है, मेथनॉल है। ठीक है, तो वुड चारकोल वगैरह आपने नाम सुना होगा, इन सब चीज़ों के थ्रू यहाँ पर ये प्राप्त होती है। ये इसके तरीके हैं कि कहाँ पर किस तरीके की चीज़ें चलेंगी। जैसे इन इंटरनल कंबसन इंजन्स में यूज़ किया जा सकता है, इनडायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स में यूज़ किया जा सकता है। ओके, डाईमेथाइल ईथर को बनाने में यूज़ हो सकता है, और कन्वर्जन ऑफ ओलेफिन्स गैसोलीन डीजल में भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो 2 एक पॉइंट याद रखिएगा, जैसे ये वाला है, ये वाला है।
उसके बाद आप देखें कि नीति आयोग ने अलग अलग मेंबर्स के साथ भी यहाँ पर मेथनॉल इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम शुरू कर दिया। तो नीति आयोग ने क्या क्या काम शुरू किया है, नॉट इम्पोर्टेंट, मैं बस आपको ओवर आइडिया देने वाला था कि काम चल रहा है। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब हमें नहीं देखना। ये वैसे ब्लेंडिंग है, M15 का मतलब है कि हम मेथनॉल की 15% ब्लेंडिंग कर रहे हैं ऑयल के अंदर। ओके, तो ये काफ़ी गुड है। और हमारा अभी इथेनॉल के लिए टारगेट भी चल रहा है, इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे पेट्रोल वगैरह के अंदर 20% तक। ठीक है, तो वो 2025 तक का टारगेट नीति आयोग ने रोड मैप भी जारी कर दिया है। तो ऐसे काम यहाँ पर चल रहे हैं। दूसरा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी चल रहा है नीति आयोग का अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्सप्लोर कोलैबोरेशन इन द फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बता दिया कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, इनके साथ में हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है। फिर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कंसल्टेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, रेगुलर एक्सचेंजेस हैं, इन सब के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ काम चल रहा है। चाइना है, तो नीति आयोग डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर ने यहाँ पर आपका आइडेंटिफाई की अपॉर्चुनिटीज़ कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर बढ़ाना ही पड़ेगा। इसके लिए आप देखें तो इंडिया चाइना स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक डायलॉग यहाँ पर चल रहे हैं और कुछ काम का नहीं है। ओके, रशिया है, रशिया के साथ टू बूस्ट द स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ऑफ इंडिया एंड रशिया बाय स्ट्रेथनिंग कोऑपरेशन इन द स्फीयर ऑफ ट्रेड में हिस्सा बढ़ाना है रशिया के साथ हमारा इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट, इन सब रीजन्स में हमको यहाँ पर आपकी जो है अपनी जो पहुँच है वो यहाँ पर बढ़ानी है। साथ ही एज पर द MOU बोथ साइड वुड प्रिपेयर ए प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रशियन फार ईस्ट एंड आर्कटिक रीजन ऑफ द फॉर 2020-25। तो रशिया का जो आर्कटिक रीजन है और रशिया का जो फॉर ईस्ट रीजन है, जो कि ऑयल के और क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स के ह्यूज भंडार रखता है, उसमें इंडिया और रशिया पार्टनरशिप करने वाले हैं। साथ ही स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक डायलॉग्स भी चल रहे हैं, क्या है, नॉट इम्पोर्टेंट। सऊदी अरब के साथ यहाँ पर चल रहा है स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्विट्ज़रलैंड के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना, क्योंकि आप देखिए कि स्विट्ज़रलैंड, ये स्विस कंट्रीज़ जो हैं आपकी, नॉर्वे वगैरह भी हैं और साथ ही ये स्विट्ज़रलैंड भी है, सब अच्छा ह्यूमन कैपिटल यहाँ पर है। तो हमने इनके साथ साइन किया है मुझे जैसे टेक्निकल कोऑपरेशन फॉर सपोर्टिंग द स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। याद रखिएगा इस प्रोग्राम को, स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम किसके अंदर वर्क करता है, नीति आयोग का स्पेशल प्रोग्राम है जो स्प्रिंग शेड हैं उनके मैनेजमेंट के लिए। ओके, तो प्योर वाटर की सप्लाई यहाँ से मिलती है हमें इनके, तो याद रखिए किसके अंदर प्रोग्राम है, नीति आयोग के। डेवलपिंग अ डॉक्यूमेंट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन स्प्रिंग रिवाइवल। ठीक है, तो स्प्रिंग रिवाइवल बेस्ड एक्सपीरियंसेस हमें जानने कि इंडियन हिमालय रीजन में जो स्प्रिंग्स हैं उनको किस तरीके से सस्टेन किया जा सकता है, मैनेजमेंट किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजिंग हाफ ईयरली और एनुअली वर्कशॉप भी यहाँ पर बनानी है, तो स्विट्जरलैंड के साथ ये काम चल रहा है। फिर ये तो कंट्रीज़ के साथ हो गए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम चल रहे हैं, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर प्रमोटिंग एंड एनालाइजिंग फूड एंड एग्रीकल्चर पॉलिसीज टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज इन बिहार एंड छत्तीसगढ़ एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसीज इन हरियाणा एंड उड़ीसा। तो अलग अलग जगह पर जो पॉलिसीज चल रही हैं उनके एनालिसिस के साथ नीति आयोग FAO के साथ मिलकर के वर्क कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन दी गई थी, बहुत ही सारी, सभी इंपॉर्टेंट नहीं थी, कुछ बड़ी बड़ी यहाँ पर उठाई गई हैं जो मेंस में आपके काम आएंगी। जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, तो किस तरीके से इंडिया की एनर्जी पॉलिसीज़ हैं उनके रिव्यू के लिए, इन डेप्थ रिव्यू के लिए हमने नीति आयोग ने मदद ली है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की कि बताइए हमारी पॉलिसीज़ में कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो ये इनको वर्क करके बताएगा। किसने चेयरमैन की शिप की, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, नॉट इम्पोर्टेंट। दूसरा आप देखें तो इन रेस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस, जो आपका ये इंटरनेशनल एजेंसी है, एनर्जी एजेंसी और नीति आयोग, इन्होंने साथ मिलकर के रिलीज़ की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक स्पेशल रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल रिकवरी, ओके, विच सेट आउट अ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट कैन टेक ओवर द नेक्स्ट 3 years टू रिवाइटलाइज इकोनॉमी। तो इन दोनों ने साथ मिलकर के रिपोर्ट रिलीज़ की और इन्होंने कहा कि किस तरीके से आने वाले 3 सालों में हम इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट कर सकते हैं और एनर्जी को क्लीन रख सकते हैं। इसी के साथ में ही इकोनॉमी को बूस्ट करना है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी बूस्ट होनी चाहिए। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ आप देखें तो सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल ग्रोथ के लिए यहाँ पर हम जो है पार्टनरशिप करे हुए हैं। ए रीन्यूड पार्टनरशिप ऑफ फास्ट ट्रैकिंग जो आपके ग्लोबल गोल्स हैं, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो किस तरीके से जल्दी हासिल किए जा सकते हैं, UNDP हमारी उनमें मदद करता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो किस तरीके से मजबूत की जा सकती हैं और इनोवेशन को किस तरीके से बूस्ट किया जा सकता है, UNDP हमारी मदद करता है। ओके, तो UNDP टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है नीति आयोग को कि लोकलाइजेशन और इंटीग्रेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाए, अटल इनोवेशन मिशन को किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया जाए, तो ये सब याद रखना। उसके बाद आप देखें तो नीति आयोग और UNDP साथ मिलकर के विद
ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इनके साथ मिलकर के आपका जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसकी भी रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है ये रिलीज़ की जाती है बाय यूएनडीपी एंड ओपीएचडीआई, ठीक है। तो इसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, नीति आयोग इंडिया में इसको लागू करता है। यूथ को क्लब भी बनाया एम एंड यूएनडीपी ने साथ मिलकर के, और ओके तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मीट करने के लिए यूथ को इसके अंदर हमें लेकर के आना है कि वो आए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने में हमारी मदद करे। उसका सेंटर यूथ को रखना है क्योंकि 65% पॉपुलेशन जो है हमारी वो 35 साल से कम की है। उसके बाद यूनिसेफ के साथ मिलकर के वर्क हो रहा है फॉर द सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यूनिसेफ नाम से ही समझ जाइए कि इकोनॉमी के क्षेत्र में वर्क नहीं होगा, ओके, सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स इनके क्षेत्र में ही वर्क होगा, ओके। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस है, उसके साथ में अलग वर्क हो रहा है। जैसे आप देखें तो इंडिया अपना नीति आयोग रिलीज़ करता है वॉलंटरी नेशनल रिव्यू एट द यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये आपकी जो यूनाइटेड नेशन के अंदर फोरम होती है, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, इसके बारे में देखिए। तो इस फोरम के अंदर ये एक फॉरमोस्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर फॉलो अप एंड रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सब इस फोरम के ऊपर आपकी जो ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं, उनको रख सकते हैं। इसी के लिए नीति आयोग यहाँ पर जाकर के अपनी वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट पब्लिश करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट अलग है, ये आपकी वॉलंटरी नेशनल रिव्यू है और ये दूसरे नंबर का था, ओके। तो ये जो 2020 में दूसरे नंबर का था, इसका टाइटल था डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीजी फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल, याद रखिएगा, ग्लोबल टू लोकल, ठीक है। तो ये जो रिव्यू है ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ही, लेकिन इसका नाम आप याद रखिए वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। और यहाँ पर आप देखें तो नीति आयोग ने इसको पहला जो आपका वीएनआर था ये 2017 के अंदर निकाला था और दूसरा 2020 के अंदर निकाला। दोनों रिपोर्ट आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीएनआर इसलिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं ताकि ये देखा जाए कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 2030 तक पूरा करने में उनके अंदर क्या प्रोग्रेस हुई, कौन कौन से क्रिटिकल कंपोनेंट रह गए हैं, उन सबको शॉर्ट आउट किया जा सके। वर्ल्ड बैंक के साथ यहाँ पर अलग अलग इश्यूज़ हैं, जैसे एनर्जी, वाटर, एग्रीकल्चर नेक्सस, किस तरीके से सोलर पावर को बढ़ाएं, किस तरीके से वाटर को सेव करें, फार्मर्स की इनकम कैसे डबल करें, ये सब के ऊपर काम चलता रहता है। कुसुम स्कीम को किस तरीके से लॉन्च किया जाए, इन सब के ऊपर वर्कशॉप यहाँ पर चल रही हैं, ओके। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के यहाँ पर वर्क जो है आपका किया जा रहा है। उसके बाद आप देखें तो किस तरीके से इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है, उसके ऊपर भी यहाँ पर आपका दिया गया था कुछ। तो इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए आपको याद रखना है अटल इनोवेशन मिशन को। अटल इनोवेशन नीति आयोग का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की भावना को विकसित करना है, इनोवेशन के कल्चर को विकसित करना है, ये अटल इनोवेशन मिशन का मकसद है। आप देखिए कि इसके अंदर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी लेकर के आनी है, और आप देखें उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है, उनको आप देखिए डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी उनके अंदर इनोवेशन को फोस्टर करना है। उसके लिए नई नई डेवलपमेंट पॉलिसीज़ चल रही हैं इस प्रोग्राम के अंदर, कैसे वो अभी बताऊंगा, ऑलराइट। तो आप देखिए कि ये वही प्रोग्राम है, अटल इनोवेशन मिशन वही प्रोग्राम है जिसमें आप देखें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2015 में हमारी रैंकिंग 81 थी और अब 2020 के अंदर हमारी रैंक 48 है। तो ये क्यों है? ये इसी वजह से है क्योंकि हमारा अटल इनोवेशन मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। इसके अंदर कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जाएंगे? तो पहला है अटल टिंकरिंग लैब्स। अटल टिंकरिंग लैब्स को याद रखिए क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 यानी स्कूल लेवल पर लॉन्च किया जाएगा और स्कूल लेवल पर बच्चों के अंदर ये भावना को विकसित किया जाएगा कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कदम बढ़ाए जाएं। ओके, दूसरा है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। अटल इंक्यूबेशन सेंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर, इंस्टीट्यूशन लेवल पर या प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर आपके लॉन्च किए जाएंगे। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपका सक्सेसफुल स्टार्टअप्स जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, बड़े स्टार्टअप्स हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, वो आकर के बताएंगे और इन लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से हमने अपने स्टार्टअप को बूस्ट किया, उनको इनोवेशन की नई नई तकनीकें सिखाएंगे। तीसरा आपका आ जाता है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। कंपटीशन के थ्रू यहाँ पर आपकी इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देना है। उसके बाद आपका आएगा अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की यहाँ पर बात आपकी दिख रही है। बिना कम्युनिटी को इन्वॉल्व करे कुछ नहीं होगा। कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशन की बात हो रही है इन द टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़।
अगला आ जाता है आपका अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन चैलेंज फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि सिर्फ स्मॉल एंटरप्राइजेस एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ के लिए मेक इन इंडिया रिसर्च एंड इनोवेशन को बूस्ट करने का काम यहाँ पर चल रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने स्कूल लेवल पर भी लॉन्च किया, हमने यूनिवर्सिटी लेवल पर भी लॉन्च किया, हमने कंपटीशन के थ्रू लॉन्च किया, कम्युनिटी पर भी लॉन्च किया, और आपने एमएसएमई को अलग से लॉन्च किया, क्योंकि एमएसएमई ही सबसे ज़्यादा आपका जो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को बढ़ावा दे सकता है। उसके बाद याद रखिएगा मेंटोर ऑफ चेंज नेटवर्क भी यहाँ पर हमने लॉन्च किया है टू सपोर्ट ऑल द इनिशिएटिव ऑफ एम, जो कि हमने ऊपर गिने। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया है कि 1600 प्लस स्टार्टअप इंक्यूबेटेड कर दिए गए हैं, और आप देखें तो 500 से ज़्यादा ऐसे हैं जो कि वुमेन लेड कर रही हैं। बाकी डाटा भी दिया गया है बट नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म मिलेगा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा इसके बारे में। ओके, तो 11 जनवरी 2021 नीति आयोग एंड फ्लिपकार्ट ने साथ मिलकर के रिवैम्प किया वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को। इसके बारे में जानते हैं। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूनिफाइड एक्सेस पोर्टल, याद रखिएगा एक पोर्टल है, टू अनेबल वुमेन अक्रॉस इंडिया टू रियलाइज देयर एंटरप्रेन्योर एस्पिरेशन। अगर किसी वुमेन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एस्पिरेशन है तो उसको रियलाइज उसको करवाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म ये इंट्रोड्यूस किया गया और मोटिवेट किया गया बाई श्री अमिताभ कांत, जो कि सीईओ हैं नीति आयोग के, और इन्होंने ही इसके बारे में यहाँ पर बताया जब 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 हैदराबाद के अंदर हो रही थी, तो वहाँ पर इसको डिस्कस किया गया। ये 3 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। कौन से 3 पिलर्स हैं? पहला है इच्छा शक्ति, दूसरा है ज्ञान शक्ति, और तीसरा है कर्म शक्ति। तीनों को याद रखिएगा। ओके, इतना याद रखना है। उसके बाद अलग अलग प्रोग्राम्स चले हुए हैं, एक भी प्रोग्राम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक भी प्रोग्राम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि क्या काम नीति आयोग कर रहा है, बस। उसके बाद आप देखें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स शुरू किए गए नीति आयोग के द्वारा 2019 के अंदर। तो ये एक फ्लैगशिप इवेंट है नीति आयोग का, और यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर के लॉन्च किया जा रहा है। आइडिया ये है कि अवार्ड इज शोकेस एक्सेप्शनल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो उनको बूस्ट करने के लिए हैं जिन्होंने एक्सेप्शनल वर्क किया है और वो एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन के क्षेत्र में आगे आई हैं। अपने जो सामाजिक बंधन होते हैं, जिस तरीके के कि मतलब लोग क्या कहेंगे वगैरह टाइप के, उन सबको यहाँ पर छोड़ करके वो आगे आई। उन्होंने एंटरप्राइज बिजनेस को अपने मकसद बनाया, नए नए इनिशिएटिव्स लिए और आज सक्सेसफुल हैं। उनके लिए अवार्ड है ताकि और महिलाओं को भी यहाँ पर जो आपका मोटिवेशन मिले कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये आपका जो अगला चैप्टर है कोविड-19 मैनेजमेंट। इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। कोविड-19 मैनेजमेंट नीति आयोग ने किस तरीके से किया, इन्होंने एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए, एम्पावर्ड ग्रुप 1, 3, 6, ठीक है, इस तरीके के अलग अलग लोगों के द्वारा इसको हेड किया गया और पर्टिकुलर चीज़ों को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की गई। ओके, किसी ने आपका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड मैनेजमेंट को देखा, किसी ने आपका प्राइवेट सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट किया, एनजीओज़ के साथ कोऑर्डिनेट किया। ओके, तो इस तरीके से नीति आयोग ने काम किया। अब तक हम यहाँ तक देख चुके हैं, हमारी जो रिपोर्ट है वो 100 पेजों की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं आगे, और आगे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अच्छी हैं। ये हैं सेक्टोरल ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स, मतलब सेक्टर वाइज चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। सेक्टर वाइज चीज़ें दिखाई गई हैं कैसे, यहाँ आपको मिलेंगी। तो सेक्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट्स के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले बताया गया है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज के अंदर क्या किया गया है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या किया गया उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहली चीज़ आपका जो नेचुरल फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग को दूसरे लेवल पर कहा गया है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस फॉर द भारतीय प्राकृतिक कृषि, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इसको कहते हैं नेचुरल फार्मिंग। इस नेचुरल फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए नेशनल लेवल कंसल्टेशंस नीति आयोग के द्वारा कंडक्ट की गई। तो करंटली द एक्सेप्टेंस एंड एडॉप्शन ऑफ नीति नेचुरल फार्मिंग आर स्टिल एट द ट्रांजिशन स्टेज। याद रखिएगा, अभी जो नेचुरल फार्मिंग है उसका कंसेप्ट इंडिया के अंदर उभर रहा है। इंडिया इंटेंड टू लुक फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BPKP, यानी आपका ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इसको जन आंदोलन के रूप में बनाने की पूरी तैयारी है ताकि नेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमें प्राप्त हो सकें। नेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का मतलब आप समझते होगे कि इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट ज़्यादा। इसका मतलब आप जब प्लस माइनस करोगे तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं।
ओके, तो इस तरीके से नेचुरल फार्मिंग आपकी यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही आप देखें इकोनॉमिक यूज़ करना है क्रॉप रेसिड्यू का। आपको पता होगा जब हम एग्रीकल्चर से फूड ग्रेन प्राप्त करते हैं या फिर आपका कैश क्रॉप वगैरह भी है, तो उसके बैक एंड में आपका एग्रीकल्चर वेस्ट रह जाता है। उस वेस्ट का यूज़ किस तरीके से किया जाए उसके ऊपर आपकी नीति आयोग ने कंसल्टेशन की। नीति आयोग ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के साथ मिलकर के इस तरह के इशूज़ जो कि क्रॉप रेसिड्यू के साथ आपको पता हो पॉल्यूशन भी होता है, ओके, कि किस तरीके से इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जा सके और इसके सॉल्यूशंस भी आपको बताने नीति आयोग के द्वारा ये सब सुझाव मांगे गए FAO से। तो नीति आयोग इज ऑल्सो सीकिंग FAO's एक्सपर्टीज ऑन बायोमास यूटिलाइजेशन एज मास मैन्यूर। किस तरीके से बायोमास का यूज़ किया जा सके। तो FAO ने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स भी बताए कि बायोमास बेस्ड पावर प्लांट लगा सकते हैं आप। तो पावर प्लांट जो है वो आपका बायोमास से बर्न होगा और इस तरीके से वर्क होगा। दूसरा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट को भी यहाँ पर आपका एड्रेस हो सकती है, बेरोजगारी भी कम हो सकती है और तीसरा फार्मर की इनकम भी बढ़ सकती है। चौथी चीज़ आपको यहाँ पर और भी मिल जाएंगी, जैसे बायोमास का यूज़ आपका इथेनॉल की ब्लेंडिंग में भी हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि E20 प्रोग्राम हमारा चल रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर बनाया इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बॉडी, ओके, क्रिएशन किया गया इसका। और टू डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ यूनिफाइड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बॉडी बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ मल्टीपल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक। अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल सोर्सेज से जाना पड़ेगा जो कि आपको अलग अलग सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। किसान क्यों करेगा अगर उसको इतनी झंझट लेनी है तो आपने उसको एक सिंगल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया ताकि उसको ज़्यादा दिक्कतें ना हो और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान दें। दूसरा, ये तो हो गया आपका फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा, कल्चर को प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पर रिकमेंडेशंस मांगी गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव हेरिटेज मैनेजमेंट इन इंडिया। किस तरीके से हेरिटेज मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भी यहाँ पर हुई सेम टॉपिक के ऊपर। और साथ ही एक स्टडी भी हुई, चैलेंजेस फेस्ड इन हेरिटेज मैनेजमेंट इन इंडिया एंड पॉलिसी इम्पेरेटिव्स। तो इस तरीके की मीटिंग चल रही हैं। फिर ये करियर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं, इनको छोड़िएगा। फिर डाटा मैनेजमेंट और एनालिसिस की तरफ चलते हैं। डाटा मैनेजमेंट और एनालिसिस के क्षेत्र में यहाँ पर क्या चल रहा है। तो द डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स वर्टिक, ये जहाँ पर भी वर्टिकल शब्द निकल जाए तो समझ लीजिएगा कि नीति आयोग के अंदर एक कमेटी बनी है, उस कमेटी का मैंडेट वो है, ओके। तो ये जो आपका नीति आयोग है ये डील करेगा विद द इश्यूज़ रिलेटेड टू द डाटा मैनेजमेंट। आपको पता होगा कि डाटा मैनेजमेंट एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और डाटा मैनेजमेंट के इश्यूज़ लगातार चलते चले जा रहे हैं और इसी के ऊपर मैनेजमेंट का काम करेगा। किस तरीके से टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया जा सकता है स्टैटिकल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और प्रमोट करने के लिए रिसर्च एंड एडोप्शन ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़। तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ को बूस्ट करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर भी बात होगी, ओके। तो इसके लिए आप देखें तो हमने 2 मेजर इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। पहला आपको मिलेगा नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म और दूसरा मिलेगा DEPA। तो इस DEPA की फुल फॉर्म आपको बतानी है, बताइएगा नीचे, ठीक है। गूगल करिए, आपको मिलेगी, देखते हैं कि मिलती है नहीं मिलती, ठीक है। DEPA और पहला है आपका नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो DEPA ये जो आपका दूसरा वाला है इज़ अ रिवोल्यूशनरी इन डेट इट इज़ गिव पीपल डायरेक्ट कंट्रोल ओवर देयर डाटा। मकसद याद रखना है। तो DEPA का मकसद क्या है, ये एक रिवोल्यूशनरी थिंग होने वाली है क्योंकि पीपल को लोगों को डायरेक्ट कंट्रोल देगी उनके डाटा के ऊपर, उनको एबिलिटी देगी टू चूज़ स्पेसिफिक एंटिटीज़ विद होम द डाटा इज शेयर, किसके साथ डाटा शेयर करना है और कितने टाइम के लिए डाटा शेयर करना है, ओके। और साथ ही आपको मिलेगा इट विल कंप्लीटली चेंज द एग्जिस्टिंग पर्सनल डाटा लैंडस्केप जो कि उभर करके आ रहे हैं थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज कंसेंट मैकेनिज्म। तो आपका लोगों से कंसेंट लेना पड़ेगा डाटा शेयर करने के लिए। दूसरा आपको मिलेगा नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ऑन द अदर हैंड इज डिजाइंड फॉर पॉलिसी मेकर एंड रिसर्चर्स। तो ये जो आपका DEP है ये लोगों के लिए बनाया गया है और ये जो आपका NDAP है ये पॉलिसी मेकर्स और रिसर्चर्स के लिए बनाया गया है। उसके बाद देखें तो एग्रीकल्चर देख लिया, कल्चर देख लिया, ये आपका डाटा मैनेजमेंट देख लिया। फिर आता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मकसद नीति आयोग का शुरू से ही रहा है कि किस तरीके से बूस्ट किया जाए और इसके लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। क्यों पंचायती राज, क्योंकि आपको पता हो कि जो ग्राम पंचायत से उनका ही इंपॉर्टेंस बढ़ता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के अंदर। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, क्यों, ग्राम न्यायालय के
फोकस के लिए इनके साथ मिलकर के वर्क हो रहा है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर जो है आपका राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चल रहा है, नीति आयोग उसमें मदद कर रहा है। ग्राम स्वराज अभियान आपको मिलेगा बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी। आपका जो ये अभियान है हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर कवर्ड कर लिया गया है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। 2018 से लेकर के 22 तक चलेगा। इसके बारे में और पढ़िएगा अपनी इकोनॉमी के सेक्शन से। ओके, और साथ ही आपको यहाँ पर मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ मिलकर के वर्क हो रहा है ग्राम न्यायालय और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर जुडिशरी इन द लोकल एरिया, उसको बूस्ट करने के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर द जुडिशरी, ग्राम न्यायालय, इन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। और ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मिनिस्ट्री है, ठीक है, याद रखिएगा। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और डेवलपमेंट जो इंप्लीमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा इसको किया जाएगा। नीति आयोग इसमें फुल भूमिका निभा रहा है। आगे आ जाते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्या काम चल रहा है। डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो आपका जैसे ये भारत नेट प्रोजेक्ट है, क्या मकसद है? मकसद ये है कि इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं उन सभी विलेजेस को ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट कर देना है ताकि उनको ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड हो सके। तो ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगर प्रोवाइड हो गया तो इसी को ही तो कहेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन। तो भारत नेट प्रोजेक्ट चल रहा है। भारत नेट प्रोजेक्ट सभी ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड कर देना है। दूसरा आपको मिलेगा सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी करनी है, साथ ही जो भी रह गए हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को भी बूस्ट करना है। तो इस तरीके से डिजिटल कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीति आयोग की इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल सेल क्या काम कर रही है? ये फिर से वही वर्टिकल आ गया आपका, ठीक है। तो ये जो टर्म यहाँ पर लिखी हुई है ना वर्टिकल, इसका यही मकसद है कि हमने एक इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेल क्रिएट की और उसको यहाँ पर वर्टिकल नाम दे दिया। हमने एक डिजिटल कम्युनिकेशन के ऊपर सेल क्रिएट की और उसको नाम दे दिया वर्टिकल। ओके, तो ये कहने का तरीका आप यहाँ पर समझ सकते हैं। 2020-21 के दौरान इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टीम ने क्या वर्क किया? तो इंडियन इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश की। कोविड-19 पैंडमिक के कारण जो भी हिट हुआ इकोनॉमिक रिकवरी की बात की उन्होंने, यहाँ पर आपकी एनहेंस करने की बात की पब्लिक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, एंड स्टिमुलेट किया ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, उसको भी बढ़ाने की बात की गई। ओके, और आप देखें तो पीएम मोदी जी ने यहाँ पर आपका इकोनॉमिस्ट के साथ भी इंटरेक्शन किया। इकोनॉमिस्ट के साथ इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक सेल और फाइनेंशियल सेल की बात हो रही है। इंडिया को पोस्ट कोविड वर्ल्ड में किस तरीके से खड़ा किया जा सकता है, दोबारा से इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए ये मीटिंग यहाँ पर हुई। ऐसी बहुत सारी प्रेजेंटेशंस यहाँ पर पेश की गई बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, स्टेट्स के द्वारा, और ये मीटिंग्स भी काफ़ी सारी यहाँ पर हुई। नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, इसी के साथ यहाँ पर दिया गया था अर्थ नीति के बारे में। अर्थ नीति कुछ भी नहीं है, नीति आयोग की बाई मंथली न्यूज़ शेल्टर है जो कि इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। अभी तक शायद 6 रिलीज़ हो चुके हैं और इसका मकसद भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको छोड़िएगा। दूसरा बात करते हैं अब एनर्जी में क्या क्या। हमने एग्रीकल्चर में बात की, अब एनर्जी में भी बात करते हैं। पहला एनर्जी डाटा मैनेजमेंट के ऊपर बात होगी। एनर्जी डाटा मैनेजमेंट का बात है कि किस तरीके से एनर्जी से रिलेटेड डाटा का कलेक्शन किया जाए, उसको इंप्रूव किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए और उसका डिसैमिनेशन किस तरीके से किया जाए। उसके लिए ही हमने यहाँ पर बनाया है इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड। इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड डाटा प्रेजेंट करेगा डिमांड एंड सप्लाई सेक्टर का कि किस पर्टिकुलर इलाके में एनर्जी की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई वहाँ पर हो रही है। उस डाटा को यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा और ये जो आपका डैशबोर्ड है ये जल्द ही पब्लिक को सौंप दिया जाएगा, विल सून बी मेड पब्लिक। ओके, तो इसके अंदर आपको लाइव डाटा मिलता रहेगा कि कितने बेनिफिशरीज़ को अंडर द सौभाग्य स्कीम आपका सौभाग्य स्कीम के बेनिफिट प्राप्त हो चुके हैं, उजाला स्कीम के, प्राप्ति स्कीम के, विद्युत प्रवाह स्कीम के बेनिफिट्स यहाँ पर मिल चुके हैं, ठीक है। तो इन सब का डाटा इसके ऊपर भी दिया जाएगा। दूसरा ये इस तरीके से ये आपका वर्क करेगा और बस इस तरीके से। ओके, उसके बाद हमने एक जीआई बेस्ड एनर्जी मैप ऑफ इंडिया तैयार किया है। इसका क्या मतलब है? नीति आयोग हैज अंडरटेकन स्टेप्स टुवर्ड्स डेवलपिंग एन इंटीग्रेटेड डायमेंट जीआई बेस्ड। जीआईएस बेस्ड मतलब होता है कि जब भी आपका ज्योग्राफी के हिसाब से आपका एनर्जी का मैप अपने आप अपडेट होता रहेगा, उसको रेगुलरली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही थोड़ा सा चेंज हुआ ये डाटा अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये एनर्जी मैप हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। नीति आयोग इसरो साथ मिलकर के जून 2017 से इस प्रोग्राम की तरफ काम कर रहा है। तो द प्रपोज्ड मैप प्रेजेंट्स डाटा फॉर ईच ऑफ द एनर्जी सेक्टर। ऑयल के लिए अलग करेगा, गैस के लिए अलग, कोल के लिए अलग, रिन्यूएबल एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग। ये सब डाटा यहाँ पर दिया जाएगा एनर्जी मैप ऑफ इंडिया के अंदर। ओके,
तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर आपका गीगा स्केल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। ओके, तो ये प्रोग्राम आपका फॉर क्रिएटिंग एनर्जी स्टोरेज डिमांड एंड सपोर्ट गीगा स्केल मैन्युफैक्चरिंग, नीति आयोग हैज़ बीन प्रोवाइडिंग द $1 मिलियन एज टेक्निकल असिस्टेंस भी इसको प्रोवाइड की गई है कि आप गीगा स्केल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को बूस्ट कीजिए। 4 स्टेट इसके लिए सेलेक्ट किए गए हैं एज अ पायलट बेसिस, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। इनमें पहले इसको लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद देखें जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंपनीज के सीईओज़ के साथ भी इंटरेक्शन किया। उसके बाद गवर्नेंस एंड रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, तो नीति आयोग का मैंडेट है तो गवर्नेंस और रिसर्च को बढ़ावा देना है। उसी के लिए रिसर्च स्कीम ऑफ नीति आयोग 2018 पेपर के थ्रू इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया। साथ ही एम था टू ब्रॉड बेसिंग रिसर्च वर्क बिसाइड्स एडिंग रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार इंक्लूड किए जाएँ, वर्कशॉप बनाई जाएँ, कॉन्फ्रेंसेज बनाई जाएँ। ओके, और उनके अंदर नीति आयोग का लोगो यूज़ किया जाए। जैसे कोई भी प्राइवेट आपका एंटिटी है वो कोई वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस कर रही है तो नीति आयोग उसमें अपना लोगो लगाए। क्यों? क्योंकि उससे उसका महत्व बढ़ जाएगा सेमिनार का कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। ओके, तो ये चीज़ है। साथ ही देखें पॉलिसी को बढ़ाने के लिए, गवर्नेंस एंड रिसर्च के अंदर पॉलिसी इनपुट्स को बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई शुगर केन एंड शुगर इंडस्ट्री के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर शुगर केन और शुगर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लॉन्ग टर्म इश्यूज़ पड़े हुए हैं, उनके सोल्यूशन को फाइंड करना जरूरी है। जैसे जैसे किसानों को अच्छा उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है और साथ ही उनका पैसा टाइम पर नहीं मिल पाता है, तो किस तरीके से इस सब इशूज़ को सॉर्ट आउट किया जाए टू रेशनलाइज इट्स डिपेंडेंस ऑन द स्टेट असिस्टेंट एंड एनकरेज फार्म डाइवर्सिफिकेशन। तो ये सब काम है। दूसरा, डीक्रिमिनलाइजेशन करना ऑफ द माइनर ऑफेंसेस। माइनर ऑफेंसेस आप समझिए कि जैसे इंडिया में कोई आया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसने थोड़ी सी छोटी मोटी गलती कर दी, ठीक है, माइनर ऑफेंस कर दिया। ये माइनर ऑफेंस क्या होगा ये डिसाइड कर लिया जाएगा। तो माइनर ऑफेंस कर दिया तो उसको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिर इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर नहीं करेगा। इसी क्षेत्र में नीति आयोग यहाँ पर वर्क कर रहा है। ओके, तो क्रिमिनल पेनल्टीज इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर माइनर ऑफेंसेज एक्ट एज ए डेटरेंट, और ये मेजर रीज़न है जो कि बिजनेस सेंटिमेंट्स को हर्डल करते हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों को ही कम कर देते हैं। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर वर्क किया जाएगा। दूसरा आप देखें पॉपुलेशन कवरेज क्राइटेरिया को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बढ़ाया जाएगा। अभी हम क्या यूज़ करते हैं, आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर राशन बांटने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं 86 हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जो कि सेंसस 2011 पर बेस है। बट अभी इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन आपकी बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है, तो नए लोग इसके अंदर इंक्लूड होना चाहते हैं। ऑलराइट, उसके बाद कुछ यूनिट्स हैं यूरिया की जो क्लोज हो चुकी हैं, उनका रिवाइवल करना है उसके लिए। फिर आपको मिलेगा कि रिस्ट्रक्चर करना है समावेश। समावेश नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है जिसका एम है नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप विद नॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन थ्रू ए हब एंड स्पोक मॉडल। अंडर समावेश नीति आयोग एंटर करता है इन द MOU विद 37 रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन या थिंक टैंक अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स। समावेश हेल्प नीति इवॉल्व द एपेक्स थिंक टैंक। कहने का मतलब ये है कि समावेश नाम से ही स्पष्ट है कि बहुत सारे लोगों का समावेश करना है। तो 37 बड़े इंस्टीट्यूशंस को लिया जाता है, उनके साथ बैठ करके नीति आयोग वर्क करता है कि बताइए ऐसे ही लॉन्च करूँगा तो कैसा रहेगा, ऐसे ही लॉन्च करूँगा तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो वो लोग सुझाव देते हैं कि ऐसा करो सही रहेगा, ऐसा करो सही रहेगा। बात समझ गए होगे मेरी। फिर कुछ ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, जैसे 28 मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 287 ऑटोनोमस बॉडी हैं, उनका रिव्यू यहाँ पर चलता रहता है। उसके बाद इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड इंडेक्स 2020 उसके ऊपर स्टडी की गई। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी रैंक बहुत ख़राब है। तो ये जो है वो रिलीज़ की जाती है बाय द फ्रेजर इंस्टीट्यूट, और आपको मिलेगा कि 162 कंट्रीज़ के अंदर हमारी रैंक 105 है। तो क्यों हमारी रैंक 105 है, इसके ऊपर इसके रीजंस आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर ये स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। दूसरा, केमिकल सेक्टर, इंडिया का जो केमिकल सेक्टर है उसको थोड़ा सा बूस्ट करने की बात हो रही है। इंडिया का जो केमिकल इंडस्ट्री है वो दुनिया में 6ठे नंबर पर आती है, याद रखिएगा, दुनिया में 6ठे नंबर पर, एशिया में 3rd नंबर पर यहाँ पर आती है। ओके, तो इसके पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए ये रिपोर्ट यहाँ पर लाई गई, और साथ ही बहुत सारे मीटिंग्स इवेंट्स भी किए गए, नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर क्या किया गया, तो आप देखेंगे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर ये काम यहाँ पर किए जाने हैं। टू इवॉल्व द शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़, जो कि बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी बन जाती है, एंड स्ट्रेटजीज इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और सभी स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर कर रहा है। तो इस प्रायोरिटी की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि कोविड-19 के बाद ये चीज़ें और ज़्यादा हर्ट हुई हैं। ओके, तो इस चीज़ के ऊपर खास ध्यान देना है। टू प्रोवाइड एडवाइस एंड इंक्रीज पार्टनरशिप बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स
एज वेल एज एजुकेशनल एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो उन सब स्टेक होल्डर्स की मदद भी लेनी है। अगला काम है टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर्स भी यहाँ पर क्रिएट करने हैं, टू बी एज अ रेपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द हेल्थ सेक्टर किस तरीके से बूस्ट की जा सकती हैं, उसके लिए आपके बहुत सारे काम भी किए गए हैं। तो मेजर अचीवमेंट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जैसे जैसे रिफॉर्म किए गए होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट के अंदर और इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट के अंदर रिफॉर्म्स किए गए। रिफॉर्म्स यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, अभी ड्राफ्ट स्टेज में हैं, जब लागू हो जाएंगे आराम से देखेंगे। दूसरा यहाँ पर आपको बताया गया है कि स्टडी की गई नेशनल हेल्थ मिशन, उसके क्या इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहे हैं। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में शुरू किया गया था, 18 स्टेट्स में स्पेशल फोकस था। 2013 में हमने कहा कि अब रूरल नहीं अर्बन के लिए भी शुरू करेंगे, तो हमने एक अम्ब्रेला लॉन्च किया नेशनल हेल्थ मिशन, और इसके अंदर ही नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन दोनों यहाँ पर आ गए, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2018 के अंदर, अब 2020 तक यहाँ पर चलेगा, इसके अंदर स्टडी हो रही है। आगे देखें तो आपको नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जो कि बेसिकली आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया के अंदर हो रही है, उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। ओके, तो कंसल्टेशंस जारी हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आपका आ जाता है एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, इनको किस तरीके से बूस्ट किया जाए। तो कुछ नहीं है, टीचर की एजुकेशन प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हर एक सेक्टर पर ध्यान देना होगा, और साथ ही टीचर की एजुकेशन पर भी ध्यान देना होगा। दूसरा देखें एडल्ट लिटरेसी पर ध्यान देना होगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों को बढ़ावा देना पड़ेगा। और तीसरी बात देखें तो स्पेशल फोकस देना पड़ेगा ऑन द गर्ल्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज़, चिल्ड्रंस एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए आप देखें हाई पावर्ड कमेटी बन चुकी है टीचर एजुकेशन के ऊपर, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बस याद रखिएगा कि ऐसा काम चल रहा है। दूसरा, पब्लिक स्कूल एजुकेशन इन इंडिया के अंदर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेटजी पेपर तैयार कर लिया गया है। ओके, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, पब्लिक स्कूल एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ज़रिए आपका जो मिड डे मील प्रोग्राम है, सर्व शिक्षा अभियान है, ये सब इसी के अंदर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। ये फेल हुआ तो ये सारे प्रोग्राम्स फेल हो जाने हैं। ओके, तो इसके लिए अलग अलग से वर्कशॉप चल रही हैं, स्ट्रेटजीज पेपर तैयार यहाँ पर हो रहे हैं। यूथ को स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर वर्क करना है, क्यों, क्योंकि इंडिया की 65% पॉपुलेशन 35 साल से नीचे है, यानी कि यूथ का इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाता है। ओके, तो इसको कहते हैं युवा शक्ति। युवा शक्ति को नेशन बिल्डिंग के अंदर यूज़ करना है। इसके लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2017 में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, जिसको कहते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो ये खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, अब तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं। ओके, तो दूसरा प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया जो कि आपका है फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बूस्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स एजुकेशन को। अगली बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है। ऑलराइट, तो इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए अगर आप यहाँ पर देखें तो इंडस्ट्री वर्टिकल फॉर्मुलेशन द पॉलिसीज एंड मीजर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया किस तरीके से किया जाए, उसके ऊपर पॉलिसी एंड मीजर्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो अलग अलग जो बड़े बड़े आपके संस्थान है, जैसे फिकी है, CII है, एसोचैम है, इन सब के साथ मिलकर के इस चीज़ के ऊपर डिस्कस हो रहा है कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में FDI को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। ओके, इसके ऊपर अलग अलग स्टडीज़ चल रही हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ रोड मैप फॉर क्रिएटिंग ग्लोबल चैंपियंस इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन इंडिया। ओके, तो इस तरीके की स्टडीज़ चल रही हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ MSME ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ओके, तो MSME को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए किस तरीके से जोड़ा जाए कि उनका सामान उस प्लेटफॉर्म पर बिके। ओके, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। जैपनीज़ इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से इंडिया के अंदर बढ़ाया जाए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप भी यहाँ पर चल रहा है। ऑलराइट, तो ये सब काम यहाँ पर चल रहा है। फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या चल रहा है, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिवीज़न एग्जामिन करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की पॉलिसीज़ को, उनको रिव्यू करती है, एग्जामिन करती है। और आप देखें तो ये बेसिकली और भी काम है। द वर्टिकल हैज़ एग्जामिन्ड एंड प्रोवाइड कमेंट्स ऑन द कैबिनेट नोट की 5 फिल्म मीडिया यूनिट्स का मर्जर किया है आपने, तो किस तरीके की यहाँ पर चीज़ें चलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या असर होगा, मैन पावर पर क्या असर होगा, रिसोर्सेज पर क्या असर होगा, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का मतलब समझिए
कि रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, अर्बन ट्रांसपोर्ट है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सिविल एविएशन, पोर्ट्स, शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते इनलैंड वाटरवेज को। ये ऐसी चीज़ हैं आप लिखते हुए इनको भूल जाते हैं। रेलवेज़, इन सब की फुल पोटेंशियल को किस तरीके से हार्नेस किया जा सकता है, इसके ऊपर नीति आयोग यहाँ पर वर्क कर रहा है। उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, अप्रेजल की जाती है, एवोल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर लगातार किया जा रहा है। तो आप देखिए कि रोड, हाईवेज़ हैं, अर्बन ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, शिप, लॉजिस्टिक्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एविएशन, रेलवे, ये सब की सेक्टर हैं जिनमें हमें मदद लेने की ज़रूरत है। किस तरीके से की जाती है, तो आप ये देख सकते हो कि इस तरीके से मदद की जाती है। प्रोजेक्ट अप्रेजल के थ्रू पॉलिसी ओरिएंटेड टास्क रखे जाते हैं, प्रोजेक्ट्स, वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, विभिन्न स्टेक होल्डर्स उनके साथ कंसल्टेशन, डायलॉग किए जा रहे हैं, साथ ही मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन भी रेगुलर तौर पर चलता रहता है। अब तक हम देखें तो अब तक हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी तक, और ये आपकी लगभग 2/3 मैगजीन यहाँ पर कवर हो चुकी है। इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं वो हम अगले सिनेरियो में डिस्कस करेंगे। याद रखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, नीति आयोग किस तरीके से सेक्टरल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा है और उसमें अचीवमेंट्स आ रही हैं। ओके, तो इसके अंदर हम यहाँ तक पूरा कर चुके हैं और बाकी की चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।